इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। ये केवल अफवाह उड़ाई जा रही है, प्रोपेगेंडा है, सच में कोई कनेक्शन है। आखिरकार इस व्यक्ति ने एफसीआरए का उल्लंघन क्यों किया, किस प्रकार से किया और कितने रुपए का किया, और सबसे बड़ी बात, डैन चर्च एड से इस व्यक्ति का क्या संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मासूम चेहरे के पीछे कोई भेड़िया छुपा हुआ है। दोस्तों, ये नैया पार वाले जो सर हैं, जो कि नैया पार इनका यूट्यूब चैनल है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जो सोनम वांगचुक जी हैं वो देशद्रोही है। मतलब कि जो बीजेपी बोल रही है उनके साथ में वो भी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप खुद ही सुनिए। इस व्यक्ति का नाम सोनम वांगचुक है, लद्दाख का रहने वाला है। भारत सरकार ने हाल ही में इसको देशद्रोही यह कहते हुए घोषित कर दिया कि यह एफसीआरए लाइसेंस के बिना विदेश से फंडिंग ले रहा था। इसके अलावा यह पाकिस्तान के लिए मुखबरी भी कर रहा था। जब मैंने जांच पड़ताल की तो मेरी जांच पड़ताल में भी यह व्यक्ति देशद्रोही पाया गया। अब यह व्यक्ति विक्टिम कार्ड खेलेगा, इसके चाहने वाले विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि यह व्यक्ति देशद्रोही है। मेरे पास कुछ सबूत है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा यह मानना है कि इस अमृत काल में हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो पढ़ा लिखा है, और इस व्यक्ति का दुर्भाग्य यह है कि सच में पढ़ा लिखा है, पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, साइंटिस्ट है, इसीलिए इसका देशद्रोही होना तो पहली प्राथमिकता है। इस व्यक्ति की देशद्रोही की लंबी लंबी गाथाएं हैं। इसको कई सारे अवार्ड मिले हैं, उसमें एक अवार्ड है रेमन मैग्सेसे। मैं मानता हूं कि भारत में जिन जिन लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो सब के सब देशद्रोही हैं। आप लिस्ट देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, फिर वो चाहे पर्यावरण की रक्षा करना हो, सच बोलना हो, उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको भी दिया गया, तो इस आधार पर यह देशद्रोही है और मैं इसकी पुष्टि करता हूं। देशद्रोही होने का दूसरा सबूत है ये डब्बे वाले कैंप। लद्दाख के आर्मी के जवान इन कैंपों में रहते जरूर हैं, पर सर्दियां नहीं रुकती, इसलिए जवान कैंप के अंदर केरोसिन और डीजल जलाता है जिससे कैंप में गर्मी बनी रहे। जो डीजल और केरोसिन जल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं और सरकार के ऊपर ये दबाव आता है। इस व्यक्ति ने क्या किया, इन डब्बे वाले कैंप के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे कैंपों का निर्माण कराया जो अंदर से गर्म रहेंगे और डीजल और केरोसिन नहीं जलाना पड़ेगा, तो सरकार का खर्चा बचाया। सरकार को बुरा लग गया कि तुमने मेरा खर्चा कैसे बता दिया, इसलिए सरकार ने इसको देशद्रोही घोषित कर दिया। देशद्रोही होने का तीसरा आरोप जो है यह है आर्टिफिशियल ग्लेशियर की तकनीक लाना। यह नवाचार इसने लद्दाख में किया। यह ग्लेशियर सर्दियों में बनते हैं और गर्मियों में पिघलते हैं। पिघलेंगे तो पानी निकलेगा और वह पानी पीने के लिए प्रयोग होगा, और जहां पर कृषि नहीं हो पा रही थी वहां पर कृषि होना शुरू हुई। तो इन ग्लेशियर के पिघलने से कृषि होना शुरू हुई, तो लद्दाख के लोग कृषि में संलग्न हो गए। और वर्तमान सरकार को किसानों से सबसे बड़ी दिक्कत है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति लद्दाख में किसानों को जन्म दे रहा है, किसानों को पाल रहा है, और सरकार की नजर में किसान कौन है, देशद्रोही। तो इसलिए सरकार ने इसको क्या साबित कर दिया, देशद्रोही। इसलिए सरकार कह रही देशद्रोही है, मैं भी मान रहा हूं देशद्रोही है। इसके अलावा देशद्रोह का इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि यह व्यक्ति लद्दाख में उस खेल को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है जिस खेल के खिलाड़ियों ने पहलगांव में मारे गए लोगों का बदला ले लिया है। स्वदेशी का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशी प्लेटफॉर्म से इस बात की बधाई दी है कि चलो कम से कम हमारे खिलाड़ियों ने पहलगांव में मारे गए लोगों का बदला तो लिया है। यह उस खेल को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि यह व्यक्ति उस खेल को प्रोत्साहित कर रहा है जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। यह लद्दाख के बच्चों को फुटबॉल खिलवा रहा है, यह लद्दाख के बच्चों को आइस हॉकी खिलवा रहा है। इससे बड़ा इस देश में देशद्रोही कौन हो सकता है। इतने महान खेल को नजरअंदाज कर रहा है जिसकी ट्रॉफी के पीछे लोग दब के मर जाते हैं, बल्कि यह ओलंपिक के खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो कैसे इस व्यक्ति को मैं देशभक्त मान लूं। और इस व्यक्ति को देशभक्त केवल ऐसे दो कौड़ी के पत्रकार ही मानते हैं जिन्हें सच बोलने का कीड़ा था। ऐसे पत्रकारों को तो मर जाना ही ठीक है। अगर ये जिंदा होते तो अभी तक इन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। अच्छा हुआ ये मर गए। और हकीकत यह है कि इस देश में अब केवल दो ही देशभक्त बचे हुए हैं, और इन देशभक्तों की भक्ति केवल अपने व्यापारी दोस्त के प्रति है को हम लोगों ने देशद्रोही साबित किया है। ठीक उसी प्रकार से तारा और सितारा को देशभक्त साबित करना है, पर यह काम मुश्किल है, क्योंकि कई दलाल मीडिया माननीय प्रधानमंत्री को यह कहते हुए देशद्रोही साबित करने का प्रयास करेंगे कि सोनम वांगचुक जो कि देशद्रोही है वह प्रधानमंत्री जी के परिवार का है, और प्रधानमंत्री जी ने यह बात खुद स्वीकारी है। आप सुनिए, मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ उनका परिवार है, और 1 अरब 40 करोड़ में यह व्यक्ति आता है क्योंकि इसके पास भारत की नागरिकता है। तो अगर ये देशद्रोही है तो इनके परिवार वाला व्यक्ति भी देशद्रोही ही होगा। इस आधार पर प्रधानमंत्री जी को लोग देशद्रोही बोल रहे हैं, पर यह भूल गए हो कि अगर इस परिवार में देशद्रोही हैं तो देश प्रेमी भी तो हैं। यह भी तो प्रधानमंत्री जी का ही परिवार का हिस्सा है। तो देश प्रेमियों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री को देशभक्त नहीं माना जा सकता क्या? बिल्कुल माना जा सकता है। पर ऐसे पत्रकार जिन्हें सच बोलने का कीड़ा था, इनके पुण्य का घड़ा भर गया, क्योंकि इस अमृत काल में अमित शाह जी कहते हैं, क्या कहते हैं अमित शाह जी, बताना जरा। चले भैया, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। और अगर पूछोगे तो तुम्हारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा, तुम्हारा राम नाम सत्य होना तय है। इसीलिए अगर दलाली करना आती है तो ही तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। सच बोलने का कीड़ा है तो पुण्य का घड़ा भरेगा और फूटेगा भी। जाओ
जिंदा रहना है तो दलाली करना सीखो, वही असली देशभक्ति है। ये है असली देशभक्त पत्रकार और ये है देशद्रोही पत्रकार। देशभक्त जिंदा है, देशद्रोही मर चुके हैं। इसलिए देशभक्त बनो, चाटो और जी पर छाले वाला ट्यूब लगाकर चिल्ला चिल्लाकर हमें यह साबित करके दिखाना है कि तारा और सितारा सच्चे देशभक्त हैं। और मैं साबित भी कर दूंगा कि ये लोग देशभक्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक मन से खड़े होकर कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और खुद विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्वीट कर देते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिसके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उसी को महाराष्ट्र का डेप्यूटी सीएम बना दिया है। इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है। गृह मंत्री जी ने इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया था कि यह भ्रष्ट है और बाद में असम का इसको सीएम बना दिया। इससे बड़ी और देशभक्ति क्या हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी देशभक्ति यह है कि अगर कोई सवाल पूछे तो माननीय गृह मंत्री जी उसको क्या जवाब देते हैं, आप सुनिए। चलो भैया, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सीएम बनाना देशभक्ति है और थूक कर चाटने वालों को भी देशभक्त कहा जाएगा इस अमृतकाल में। इससे बड़ी और देशभक्ति क्या हो सकती है कि जो बलात्कारी उन्हें बार बार पैरोल मिल रहा है और ऐसे लोग उनको अपने बगल में बैठाकर सम्मान दे रहे हैं। तो इनसे बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है क्या। इनके बुआ का खसम लगता है क्या ये बगल में बैठा के तुम बैठे हो। तो ये फूफा है इनके। और अगर इन बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों में तुम्हें देशभक्त नहीं दिख रहे हैं तो अपना नजरिया बदलो डूड। तारा सितारा की नजरों से दुनिया को देखो तो तुम्हें हर बलात्कारी हर भ्रष्टाचारी देशभक्त दिखेगा, क्योंकि यही बाद में जाके विधायक और सांसद बनते हैं और गठबंधन को मजबूत करते हैं। गठबंधन मजबूत होगा तो मोदी जी मजबूत होंगे और मोदी जी मजबूत हुए तो देश मजबूत हो जाएगा। फिर क्या फर्क पड़ता है कि भ्रष्टाचारी ने किया कि बलात्कारी ने किया। इसीलिए तारा सितारा की नजरों से देशभक्ति की परिभाषा और देशद्रोही की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। तारा सितारा मानते हैं कि जो इनकी हाँ में हाँ मिला दे वो देशभक्त है, जो इनके विरोध में बोले वो देशद्रोही है। तारा सितारा की नजरों में यदि कोई अपने अधिकारों की मांग करे तो वो देशद्रोही है, लेकिन अगर कोई अपनी कही हुई बात से पलट जाए, थूक के चाट ले, यू टर्न ले ले तो वह देशभक्त माना जाएगा। मैं एग्जांपल समझाता हूं। माननीय मोदी जी ने भरे मन से घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। कि किसानों को संबोधित किया और अगले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में भी अपना विजन क्लियर किया। लेकिन 2022 निकल गया, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई तो किसान सड़क पर आकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। पर तारा सितारा की नजरों में जो अपने अधिकारों की मांग करे वो देशद्रोही। इसीलिए किसान नहीं है, ये खालिस्तानी। और जो वादा पूरा नहीं कर पाए, थूक के चाट गए, यू टर्न ले गए, वो इस देश में देशभक्त हो गए। ऐसे ही मोदी जी ने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब रोजगार नहीं मिला तो छात्र सड़क पर आके अपने अधिकारों की मांग करने लगे। पर तारा सितारा की नजरों में जो अधिकारों की मांग करें वो देशद्रोही हैं। इसलिए छात्र नहीं है, ये अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं। दे लाठियां मारो सालों को, लाल कर दो इनके पिछवाड़े। तो ये हो गए देशद्रोही, और जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, थूक के चाट गए, वो हो गए इस देश में देशभक्त। ऐसे ही मोदी जी ने भावनाओं में बहकर यह भी वादा कर दिया था कि अगर हम जीत गए तो लद्दाख को हम 6वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे। हुआ क्या, थूक के चाट गए तो बन गए देशभक्त, और जो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए वहां बैठे हैं वो हो गए देशद्रोही। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो थूक के चाट जाएं वो इस देश में देशभक्त हैं, और जो अपने अधिकारों की मांग करें वो इस देश में देशद्रोही हैं। और सोनम वांगचुक ने अपने अधिकारों की मांग की थी तो हो गया देशद्रोही। इति सिद्धम। तो अभी तक हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि तारा सितारा इस देश के सच्चे देशभक्त हैं, जबकि यह व्यक्ति देशद्रोही है। अब इस वीडियो में 2 बातें मुझे और सिद्ध करनी है। पहली ये कि इन लोगों की क्या मांगे थी, सरकार ने क्यों नहीं मानी। दूसरी, इस व्यक्ति का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, क्या यह व्यक्ति पाकिस्तानी एजेंट है, विदेशी फंडिंग का क्या लफड़ा है, वो वीडियो में आगे मैंने डिस्कस किया है। आइए एक एक करके धागे खोलते हैं। पहले समझते हैं कि इनकी मांगे क्या थी। कई सारी मांगे थी, प्रमुख मैं बता देता हूं। इन्हें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए था, लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते हैं, एक सेपरेट सिविल सर्विस कमीशन चाहते हैं, और लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़वाना चाहते हैं, जिसमें से कई मांगे जायज़ नहीं थी। जैसे 3 लाख की जनसंख्या है, सोनम वांगचुक जी जितनी सीटें बढ़वाना चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा की वो पॉसिबल नहीं है, तो ये मांग जायज़ नहीं है। अब बात करते हैं स्टेटहुड को लेकर। तो कोई लद्दाखियों से और सोनम वांगचुक से पूछे, अगर बाहर निकाले जाएं, 3 दिन से लापता है, पता नहीं कहाँ रखा गया है, यही NSA कानून की खुशकिस्मती है। अगर वो आ जाएं, मिल जाएं, तो उनसे पूछना कि तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उसका स्वागत किया था। अब तुम ही वो व्यक्ति हो जो स्टेटहुड की मांग कर रहा है, कारण क्या है। तो सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने सीधा उनको NSA लगाकर अंदर कर दिया। हो सकता है पूछताछ चल रही हो कि भैया तुमने अचानक ये मांग क्यों कर दी। उसमें एक प्रमुख थी 6वीं अनुसूची में शामिल होना। ये जायज़ मांग है और सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, जैसा कि उनके घोषणा पत्र में आप देख रहे हैं। फिर सरकार ने क्यों नहीं इसको माना, तो इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि यदि 6वीं अनुसूची में हम इसको शामिल कर लेंगे लद्दाख को, तो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, बॉर्डर है, कंस्ट्रक्शन अगर करवाना होगा 6वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद बार बार अनुमति लेनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि उतना अच्छे से काम ना हो पाए, हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर रह जाए, कहीं वैसा ना हो जैसा जम्मू कश्मीर में पहलगाम हो गया था। एक तो ये तर्क दिया जाता है। तो इस तर्क का काट ये है कि पहले नहीं सोचा, फिर घोषणा पत्र में बोला ही क्यों। तो सीधी सी बात है कि थूक के चाटेंगे तभी तो देशभक्त होंगे, और जो इनके अधिकारों की मांग करेंगे वो देशद्रोही होंगे, तो ये लोग देशद्रोही हो गए। दूसरा पहलू जो इनके मित्र के लिए आ रहा है कि हो सकता है वहाँ पर जो मिनरल हैं
उनका एक्सप्लॉयटेशन करना हो, और अगर छठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो एक्सप्लॉयटेशन हो नहीं पाएगा। फिर अडानी को वो ज़मीन वैसे नहीं मिल पाएगी जैसे बिहार में मिल गई 1 रुपए के हिसाब से। तो इसके दोनों पहलू हैं। हकीकत क्या है वो तो सरकार जानती है, सरकार इस पर खुलकर नहीं बोल पा रही है, और जो बोलना चाह रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और देशद्रोह का मुकदमा इसलिए भी लगाया गया है कि तुमने अशांति फैला दी है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, अचानक से हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए। वो जो 4 लोग मारे गए वो मासूम थे, उसमें एक तो फौजी भी था जो कारगिल के युद्ध में लड़ा था। उसके पिताजी का दर्द समझिए, वो कहता है कि जो बेटा पाकिस्तान नहीं मार पाया उस बेटे को हमारे भारत की पुलिस ने मार डाला, कितना दर्द होता है। और इसी आधार पर सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एनएसए क्यों लगाया। इस पूरी हिंसा का ठिकरा इस व्यक्ति के ऊपर फोड़ दिया गया और इस हिंसा के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार माना गया। बड़ा ही दोहरा चरित्र है भारत के कानून का। आईपीएल की ट्रॉफी निकलती है, लोग कुचल कर मर जाते हैं, जिम्मेदार नहीं मिलता। कुंभ लगता है, लोग कुचल कर मर जाते हैं, इसके पीछे का जिम्मेदार नहीं मिलता। एक्टर की रैली में 30-40 लोग कुचल के मर जाते हैं, जिम्मेदार नहीं मिलता। फिल्म का प्रीमियर होता है, लोग कुचल कर मर जाते हैं, उस कुचलने वाले का जिम्मेदार नहीं मिलता। फिर बाद में लोग कहते हैं भाई ये घटना अलग है, लद्दाख की घटना अलग है। लद्दाख की स्थिति देखो कहाँ पर है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन है। वहाँ एनएसए लगाना बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लद्दाख जैसी स्थिति तो मणिपुर में भी है। जैसे लद्दाख जल रहा है ऐसे मणिपुर जल रहा था। जैसे लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से टच करती है ऐसी मणिपुर की म्यांमार से टच करती है। तो केवल इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए क्यों, इसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं, मेरा सवाल ये है। और इस व्यक्ति के ऊपर जब हम एनएसए लगा रहे हैं, इसको देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, तो इसको देशद्रोही घोषित नहीं किया है, पूरे लद्दाख को हमने देशद्रोही घोषित कर दिया है। इसका नुकसान ये होगा कि चीन और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस लोग हैं वो आएंगे लद्दाख में और कानाफूसी करेंगे कि देखो तुम जिस देश में अपना देशभक्ति दिखाते हो वही लोग तुमको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। एक काम करो, तुम लोग हमारे देश की हेल्प करो भारत को बर्बाद करने में, तो हम तुमको पैसे देंगे, वैसे भी तुम्हें देशभक्त नहीं मानते हैं। एक तो ये नुकसान हो सकता है, पर फायदा भी होगा कि सच में अगर वहाँ कोई गद्दार है और गद्दारी का काम कर रहा है तो उसको ये डर तो होगा कि अगर हमें गद्दार घोषित कर दिया गया तो हम इस देश के नागरिक नहीं रह पाएंगे और हमें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो मिलनी चाहिए। तो इसके पक्ष भी है और विपक्ष भी है। सोनम वांगचुक केस में क्या हुआ है कि विदेशी फंडिंग को लेकर इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया गया कि भाई तुमने जो विदेशी फंडिंग ली है बिना लाइसेंस के ली है। विदेशी फंडिंग में कितना पैसा आया है इस पर हम बात करेंगे आगे, खोदेंगे पहाड़ निकलेगी चुईया। क्यों विदेशी फंडिंग को लेकर इनके ऊपर ऐसे लगा है, कितना पैसा आया है, क्या प्रोसेस है, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझो कि विदेशी फंडिंग का पोल पट्टी खोलते हुए इनके ऊपर एनएसए लगा है। यह व्यक्ति अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं उसने तार खोज लिए हैं तुरंत ही कि यह व्यक्ति के संबंध पाकिस्तान और अन्य देशों से है, यह व्यक्ति जासूस है। उन संस्थाओं ने तार खोजे हैं जो ये नहीं खोज पाए हैं कि पहलगांव में आतंकवादी कहां से आए, जो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आए। वो संस्थाएं तुरंत बता रही हैं कि इसका संबंध पाकिस्तान से है या फिर देशद्रोही लोगों से इसका संबंध है। हद है यार। और इतना ही नहीं, जितनी ये गुप्तचर संस्थाएं हैं इनके सभी अधिकारी और कर्मचारी एक नंबर के निकम्मे और कतई कामचोर हैं। कामचोरी का लेवल तो यूं समझो कि जो लद्दाख एक तरफ चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ हो, ऐसे संवेदनशील राज्य में इतने हजारों में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना कर रहे हैं तो इसकी संभावनाएं पूरी थी कि चीन या पाकिस्तान से कुछ लोग आकर इसको उकसाएंगे और इसको हिंसात्मक रूप देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती हैं कि आंतरिक सुरक्षा बनी रहे, पर यह पूरी तरह से नाकाम रहे, या मुझे लगता है जानबूझकर ऐसा किया गया है। शायद सरकार भी चाह रही हो कि इसका हिंसात्मक रूप अगर मिल जाएगा तो यह धरना खत्म हो जाएगा, उन्हें मांग भी नहीं माननी पड़ेगी, और इस प्रकार का हिंसात्मक रूप आ ही गया। अब इसमें दो ही कारण हैं, या तो जो हमारी गुप्तचर संस्था है उनके अधिकारी निकम्मे हैं, या वो चाहते हैं इस प्रकार की घटनाएं होती रहें। निकम्मापन भी दिख रहा है और इस प्रकार की घटनाएं भी दिख रही हैं, क्योंकि दोनों में ही राजनीति छुपी हुई है। इस देश में मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि जब एक आंदोलन संवेदनशील राज्य में तुम्हारे सामने हो रहा है और तुम उसमें होने वाली हिंसा को नहीं रोक पाए, तो तुमसे कैसे उम्मीद कर पाएंगे कि तुम राज्य के अन्य क्षेत्रों में जहां हिंसा का अनुमान ही नहीं है उस हिंसा को रोक पाओगे। वो हकीकत यह है कि तुम रोक भी नहीं पाए, फिर वो चाहे उत्तराखंड की हल्द्वानी हिंसा हो, हरियाणा की नूह हिंसा हो या मणिपुर की हिंसा हो, तुम्हारी औकात के बाहर है कि तुम इसको रोक पाओ। अरे तुम तो पहलगांव में आने वाले आतंकवादियों को नहीं रोक पाए और उसके बाद इस मैच को नहीं रोक पाए, तुम पेपर लीक होना नहीं रोक पा रहे। अरे तुमसे तो इन रंगारंग कार्यक्रमों को नहीं रोका गया है, तुम क्या हिंसा रोकोगे? तुम रोक पाओ केवल ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, बस यही तुम्हारी औकात है। और अगर सरकार की औकात सच में है ना, तो केवल इस व्यक्ति को अकेला देशद्रोही घोषित मत करो, इसके साथ उन सभी लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए जो पहले इसको देश का हीरो बता रहे थे। और ऐसी एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले आप इस तिहाड़ी को सुनिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। मतलब ये पहले कह रहा था कि देश का हीरो है,
अब ये कह रहा है कि देशद्रोही है, तो या तो ये तब झूठ बोल रहा था या ये अब झूठ बोल रहा है। अगर ये तब झूठ बोल रहा है तो साले को फांसी दो, वो अभी झूठ बोल रहा है तो साले को फांसी दो। ये देखो रामलीला की पात्र, वो मुल्तानी मिट्टी पोत कराने वाली है, 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली है, कपटी। अब ये कह रही है कि ये देशद्रोही है। पहले क्या कह रही थी, आप सुनिए इसके बारे में। मास्टर स्ट्रोक में मशहूर भारतीय आविष्कारक सोनम वांगचुक ने जो एक नया टेंट तैयार किया है, अब वो आप देखेंगे। इस टेंट को तैयार किया है मशहूर इंजीनियर और आविष्कारक सोनम वांगचुक ने, जिन पर मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। आप समझ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी किसी को देशद्रोही हो फिर देश प्रेमी बना दो। अरे देश प्रेमी और देशद्रोही इतनी आसानी से नहीं होता है। अब इनको सुनिए। हाँ क्या बोल रहे हैं ये? हाँ ये केबीसी में गया है, इस व्यक्ति की तारीफ हो रही है केबीसी में, सुनिए आप खुद। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत खूब। अरे पहले आपने इसको हीरो बनाया है, अब एक पल में सालों ने तुमने देशद्रोही घोषित कर दिया है। पूरे जीवन की क्रेडिबिलिटी चली गई, डिसक्रेडिट कर दिया उस व्यक्ति के पूरे जीवन को, जिसने पूरा जीवन देश को दिया हो। 1 मिनट में उसके लिए तुमने देशद्रोही का कर दिया। जिस व्यक्ति के नाम पर तुमने फिल्म बनाई, 1000 करोड़ रुपए कमाए, साले इस डायरेक्टर को भी देशद्रोही घोषित कर दो। देशद्रोहियों के ऊपर फिल्म बनाकर इस देश में हजार करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। फांसी पे लटकाओ इन सालों को। और अगर फांसी ही देनी ना तो इन संस्थाओं के उन अधिकारियों को दो जो उस समय मौजूद थे, कि इन लोगों ने पता नहीं लगा पाया कि एक देशद्रोही के ऊपर फिल्म बन रही है, तो काहे की गुप्तचर संस्था होवे। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे उपराष्ट्रपति की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी जब ये आत्मा को मालूम चल रहा हो कि हमने एक देशद्रोही को अवार्ड दिया है। इस संस्था के अधिकारियों को फांसी दे देनी चाहिए। निकम्मो, तुम्हारी वजह से आज एक देशद्रोही को हमारे उपराष्ट्रपति को पुरस्कार देना पड़ा। उन देशों से हमें संबंध अब तोड़ देने चाहिए जो रेमन मैक्स से पुरस्कार बांटते घूम रहे हैं, यह देशद्रोहियों को पुरस्कार बांट के हमारे देशों में भेज रहे हैं। आप समझ रहे हो देशद्रोही कहना कितना आसान है। और जब यह देशद्रोही इस देश में काम कर रहा था तब तुम्हारी आंखें फूट गई थी। इतना पैसा सरकार टैक्स पे लेती है तो गुप्तचर संस्थाएं क्यों बनाई गई हैं? तुम बोल दो कि तुम्हारी गुप्तचर संस्थाएं फेल है, तुम बोल दो कि तुम निकम्मे हो। गृह मंत्रालय का पूरा फेलियर है और इस फेलियर की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। केवल इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे गृह मंत्रालय के मंत्रियों, अधिकारियों और जितनी गुप्तचर संस्थाएं सबके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। सब साले देशद्रोही हैं। पर भावनाओं में नहीं बहना है। एनएसए उनके ऊपर नहीं लगा है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा है और एनएसए लगाने के पीछे के क्या आधार हैं, क्या सबूत मिले हैं, आप इस अधिकारी से सुनिए। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, जहाँ नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है। इस अधिकारी के बयान से लग रहा है कि इसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया गया है। पर यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बेगुनाह है, क्योंकि अगर धुआं है तो आग। भाई ये तो पोल खोल रहे हैं, एकदम से धोती खोल रहे हैं। मतलब कि फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। ये बीजेपी वाले खुद ही बोल देते हैं, फिर खुद ही पलट जाते हैं अपनी बात से। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता भाई क्या दिमाग पे क्या है। तो दोस्तों आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सोनम वांगचुक जी वास्तव में आतंकवादी होते तो इतने सारे जो काम किए हैं देश के लिए, सेना के लिए, अभी जो अरविंद सर ने बताया वो सही और एकदम फैक्ट बताया, रियल बताया, कोई झूठा कहीं से उठा के नहीं आया है। अगर आपको लग रहा है फिर भी ये गलत बता रहे हैं तो आप खुद सर्च करिए सोनम वांगचुक के ऊपर, और वो उनका मुद्दे क्या है, वो क्या मांग कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना बहुत गलत है। तो मैं सोनम वांगचुक जी को के सपोर्ट में हूँ और उनको रिहा किया जाए और उनको उनके ऊपर से देशद्रोही का मुकदमा भी हटाया जाए। तो ऐसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है, जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी के भक्त हैं, तो उन लोगों को प्लीज़ ये चीज़ें देखना चाहिए यार, रियल फैक्ट देखना चाहिए। बाकी आप जिसको भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन भाई जहाँ चीज़ गलत हो रही है वो गलत बोलो, और जहाँ सही हो रहा है वहाँ सही भी बोलो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी जैसी भी इच्छा हो भाई, आप जिसको सपोर्ट करो, लेकिन हम तो भाई अच्छे लोगों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आई लव माय इंडिया।